Hello everyone. Now let's start with the particle nature of electromagnetic radiation and Planck's quantum theory. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था, दैट इज वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना था, तो उसका आंसर कुछ ऐसा है। वेवलेंथ है 6.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर और वेव नंबर है 16.66 पर मीटर. सो इफ यू हैव रिमूव दिस सक्सेसफुली, गुड. नाउ गोइंग ऑन टू द पार्टिकल नेचर. पिछले वाले लेक्चर में ना अपन ने वेव नेचर देख लिया था. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी गोइंग टू सी पार्टिकल नेचर एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, और उसके ऊपर बेस्ड टू क्वेश्चंस. नाउ थोड़ा सा रिकैप. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनका बोलना ये था कि जो रेडिएशंस है वो एक पहली चीज तो वो उनका कंटिन्यूस जनरेशन होते रहता है. दूसरा, देर इज अ कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ दीज रेडिएशंस, ऐसा क्लासिकल वेव थ्योरी का बोलना था. ओके, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट उन्होंने दो कंसेप्ट जो है, दो डेफिनेशंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी, दैट इज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. बट on the basis of this theory, there are certain concepts like black body radiations and photoelectric effect जो वो successfully explain नहीं कर पाए. Now to know what are actually these और वो क्यों successfully explain नहीं कर पाए, let's see one by one. First is a black body radiation. Now black body radiation इनके हिसाब से एक perfect ideal black body वो रहती है जो सारे रेडिएशन, सारे फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है और उसे इमिट भी कर सकता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल इन समर्स अपन ब्लैक को वेयर करना थोड़ा अवॉइड करते हैं. क्यों? बिकॉज इन समर्स सनलाइट के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज या ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो ब्लैक कलर है ना, वो ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है और गर्मी होने लगती है. हेंस समर में वी ट्राई टू अवॉइड द ब्लैक कलर. राइट. अब ये चीज हो गया एक अकॉर्डिंग टू द आइडियल ब्लैक बॉडी. अब दूसरा, नाउ टेक अ आयन बॉडी. एक आयन मेटल को ले लो और उसको ना गर्म करना स्टार्ट कर दो, लाइक हीटिंग स्टार्ट कर दो. तो स्टार्टिंग में तो वो पहले डल रेड होगा, डल रेड होगा, फिर होते होते उसका कलर ऑरेंज रेड होगा, ऑरेंज रेड येलो हो जाएगा. राइट. ऑरेंज येलो हो गया, फिर उसके बाद व्हाइट में टर्न होगा और उसके बाद ब्लू में चेंज हो जाएगा. एज द हीटिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग, कलर भी कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है. थोड़ा सा अपन ने पहले हीट किया, डल रेड हो गया, थोड़ा सा और हीट कर दिया, रेड में चेंज हो गया, थोड़ा सा और हीट हो गया, ऑरेंज येलो में चेंज हो गया, थोड़ा सा और हीट कर दिया, वाइट में चेंज कर दिया, और ज्यादा हीट कर दिया, ब्लू में चेंज हो गया. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. तो कैसे पता फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है? क्योंकि लाइट जो कलर वो इमीट कर रहा है, जो मेटल जो इमीट लाइट को इमीट कर रहा है ना, उसके हिसाब से अपन को पता चल रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है. अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ये कैसे पता? बिकॉज in the previous lecture we have learned about the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum मतलब the arrangement of the radiation on the increasing wavelength, on the basis of increasing wavelength or decreasing frequency. ठीक है. तो based upon this, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब ही फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा. राइट. लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से उनका बोलना ये था कि देयर इज अ कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द रेडिएशन. अब जब कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो रहा है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, और उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. बट अपन ने जो अभी ऑब्जर्वेशन किया इन केस ऑफ आयन मेटल, तो ये तो ऑब्जर्वेशन अपन को कुछ और ही मिल रहा था. क्या मिल रहा था? एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कलर चेंज हो रहा था. कलर चेंज के ऊपर से अपन ने देखा और इन्फरेंस निकाला कि कलर चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स ये ये पूरे कंसेप्ट में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है. तो now what is this photoelectric effect? The phenomena of ejection of electron from the surface of a metal when light of suitable frequency. अब यहाँ पे suitable frequency use किया गया है. now what, पहले definition देख लेते हैं, then we'll see one by one. Of suitable frequency strikes on it and it is called as a photoelectric effect. मतलब ये metal block है,
मेटल ब्लॉक पे रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कर रहा है. एज द रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन द मेटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इमीट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इमीट कर जाएगा. इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड द इमीटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोला है? नाउ वी नो एन एटम, एटम में बीच में न्यूक्लियस रहता है, उसके आजू बाजू में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. Now, there is some energy due to which the electron is bind or is bounded to the nucleus. ठीक है. और अगर मेरे को ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये एनर्जी, जितनी एनर्जी से ये न्यूक्लियस से बाइंड है उतनी एनर्जी मेरे को प्रोवाइड करना होगा इन ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बिकम लूज और इन ऑर्डर टू इमीट और इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम. ठीक है. तो जितना ये मिनिमम एनर्जी ये एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा, इसी को बोलूंगी मैं थ्रेशहोल्ड. थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड एनर्जी. ठीक है. द एनर्जी नीडेड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी. इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में है सूटेबल एनर्जी. मतलब अगर ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड एनर्जी से अगर मेरा थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी कम रही, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल. ओके. सो अगेन, द फेनामेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it is called as a photoelectric effect. और emitted electron को क्या बोलोगे? emitted electron को बोलोगे photo electrons. Now यहाँ पे कुछ examples है, that is cesium, rubidium and potassium. These three, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये विजिबल लाइट से भी इमिट हो जाते हैं. ये विजिबल लाइट से भी, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये विजिबल लाइट से भी इजेक्ट हो जाते हैं. Okay, so you need to remember though, that is cesium, rubidium and potassium. Now moving on further, जो experimental observations देखे गए थे, तो the first one is, in order for the photoelectric effect to carry on or to take place, threshold frequency, जो भी radiation ये block पे या metal surface पे आ रहा है, उसके पास या उसकी जो frequency है ये threshold frequency के बराबर चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए. ठीक है. सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. सेकेंड पार्ट. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन की एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी अगर म्यू नॉट के एकदम बराबर हुई तो फिर द होल एनर्जी इज बीन यूज्ड इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन. तो पूरा एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो गया. बट व्हाट इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो आधी तो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में निकल गई और जो बची हुई एनर्जी है ना वो एज अ काइनेटिक एनर्जी करके यहाँ से इमीट हो गई. वो एज अ काइनेटिक एनर्जी करके यहाँ से इमिट हो गई. तो वही काइनेटिक एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. एंड वी नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी is the number of waves passing through one point in 1 second. Number of waves passing through one point in 1 second. Okay. Or one wave consists of one crest and one trough. Okay. Then third one. अब मेरे को देखना है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. नाउ इंटेंसिटी, एज वी नो, दिस इज वेव. यहाँ पे एक टर्म अपन ने देखी थी पिछली बार, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड वाज हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ. ये था, इट वाज डिनोटेड बाय ए और वी कॉल्ड इट एज एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड ही मतलब क्या? इंटेंसिटी. ठीक है. तो लाइट की या रेडिएशन की इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट हो रहे ये डिपेंड होगा इंटेंसिटी पे. ओके. और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होगा फ्रीक्वेंसी पे. सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. नाउ मूविंग फर्दर, अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मेन फीचर उसका फर्स्ट है, either radiant energy not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packet of energy called quanta. Now according to the classical wave theory, उनके हिसाब से ये बोलना था कि जो एनर्जी जो आ रही है उसका
वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है, कंटिन्यूसली इमिट हो रही है, ठीक है। लेकिन क्वांटम, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इनका बोलना ये था कि जो मेटल सरफेस पे जो भी रेडिएशन आ रहा है ना, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो पैकेट्स में आ रहा है, वो पैकेट्स में आ रहा है, ये मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी का एनर्जी मेटल सरफेस एब्जॉर्ब करेगा, रुक जाएगा, फिर एक फिक्स क्वांटिटी का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रुक जाएगा, फिर और एक बार फिक्स क्वांटिटी का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रुक जाएगा, राइट। इसी के हिसाब से या बेस्ड ऑन दिस, इन अ सिमिलर मैनर, एक फिक्स क्वांटिटी इमिट करेगा, रुक जाएगा, और एक बार एक फिक्स क्वांटिटी इमिट करेगा, रुक जाएगा, और एक बार एक फिक्स क्वांटिटी इमिट करेगा, रुक जाएगा। मतलब ये प्रोसेस क्या है, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये इमिशन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन कैसे हो रहा है, इट इज टेकिंग इन प्लेस ऑफ अ स्मॉल पैकेट्स, राइट। स्मॉल पैकेट्स को ही इन्होंने क्या बोला है, क्वांटा। क्वांटा मतलब ही, क्वांटा मतलब ही फिक्स्ड, फिक्स्ड अमाउंट या फिर स्मॉल पैकेट्स, ओके। एंड इन केस ऑफ लाइट, मतलब क्वांटा ऑफ लाइट मतलब फोटॉन्स, ओके। जैसा ये एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे रेडिएशंस क्वांटा में, मतलब इन पैकेट्स, मतलब इन फिक्स्ड क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, वैसा ही ये क्वांटा में इमिट भी होगा। दैट मीन्स इन फिक्स्ड क्वांटिटी ये इमिट भी होगा, okay। So this is the first point. Now the second point is the energy is directly proportional to the frequency. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे अपन ये कांस्टेंट को बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या फिर 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। कीप दिस वैल्यू इन माइंड, that is 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second, okay, highly used in the calculations। थर्ड है, अब ये तो एनर्जी है एक पैकेट की, ऐसे एन नंबर ऑफ पैकेट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और इमीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे पैकेट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर इमीट हो रहे हैं, अगर मेरे को ये गिनना है तो आई विल पुट एन, दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, E इज इक्वल टू एन एच म्यू, वेयर एन इज द इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब ये जो नंबर है, एन का जो नंबर है, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, ओके। Now, based on this, we'll do some problems. अब given है, calculate and compare the energy of two radiations, one with wavelength, एक का है with wavelength 800 नैनोमीटर, ठीक है, और दूसरे का है wavelength 400 नैनोमीटर, ठीक है। एनर्जी निकालनी है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। पिछले बार अपने फॉर्मूला देखा था, C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है, अपन को म्यू निकालना है, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो यही वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। दैट मीन्स एच सी बाय लैम्डा। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इंटू सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, एंड लैम्डा दैट इज गिवन इज 800। 800 नैनोमीटर दिया हुआ है, इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 800 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज 400 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर, राइट। अभी इसका कैलकुलेशन इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, ओके। इसका करते हैं कैलकुलेशन। क्या दिया हुआ है, 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट, डिवाइडेड बाय 800, it's coming 0.0247 multiplied by 10 raised to the power minus 34 multiplied by 10 raised to the power 8, और ऊपर ये 9 ऊपर गया तो ये टोटल हो जाएगा 17, तो 34 minus 17 it's going to come 17, तो 0.0247 multiplied by 10 raised to the power minus 17, और ये 2 डिजिट्स यहाँ पे मैंने अगर शिफ्ट कर दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ मैं,
यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻, माइनस में चले जाएगा 17, 18, 19। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो ये आ गया E1 का। ओके, दिस एज E1। नाउ टेक दिस एज E2। अब इसका निकालते हैं। E इज इक्वल टू, डायरेक्टली ये फॉर्मूला ले लूंगी, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन वेवलेंथ है 400 इंटू 10⁻⁻9। अगेन क्लियर, 6.6 multiplied by 3 is equal to divided by 400 is equal to 0.0495 इंटू 10⁻⁻17 ही आएगा यहाँ पर भी, राइट। 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिए, 4.95 इंटू 10⁻⁻19। ये E1 E2, अगर मैंने E1 और E2 को कंपेयर कर दिया, E1 और E2 को अगर मैंने कंपेयर कर दिया, तो ये लगभग इसके ट्वाइस ही है। 4.9 इंटू 10⁻⁻2, तो मैं इसको ये ट्वाइस कंसिडर कर सकती हूँ, राइट। सो यर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि E1 is what? Twice of E2, right? So this is the relation between the E1 and E2. So whatever the option is given in the मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर उनको E1 अपॉन E2 1/2 ऐसे लिखना है, या फिर सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, या फिर इस हिसाब से लिखना है, तो गो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस दैट आर गिवन. Now on to the second question, that is a 100 watt bulb emit electromagnetic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photon in meter per second by the bulb. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है, वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एन एच म्यू, राइट. म्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, मतलब वो क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा, राइट. E, तो यहाँ पे अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है 400 इंटू 10⁻⁻9. ई की वैल्यू है यहाँ पे 100. ठीक है, अब पहले तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. अब इसका कैलकुलेशन ना हमेशा याद ही रखना है, ये कुछ तो आसपास आता है. इसका कैलकुलेशन जो है, that comes to be nearly equal to 19.8 into 10⁻⁻26. ओके, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं इंटू n इंटू 19.8 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹. ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 19.6 divided by 400 is equal to 0.049 इंटू 10⁻⁹. जब ऊपर चले जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, राइट. सो 26 माइनस 9, इट्स कमिंग टू बी 17, तो ये -17 हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव, अब अपन के पास जो वैल्यू है, दिस इज 0. दिस इज n इज इक्वल टू 100, राइट. n की वैल्यू अपन को चाहिए, सो n बिकम्स 100 डिवाइडेड बाय 0.049 इंटू 10⁻17. okay, so we can do it like 100 divided by 0.049, it's coming to be, इसका आंसर कुछ यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, 2040.81 इंटू 10⁻17 आ रहा है. अगर पॉइंट अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज 1 2 3, दैट मीन्स 3 डेसिमल, तो 2.0 इंटू 10⁻
20 आ जाएगा। तो इतने ही नंबर ऑफ एन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने ही मिले अपन को। सो एन का आंसर एन इज इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻²0। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मिले अपन को, राइट। लेट्स सी द आंसर। ओके, so answer is right. Okay, so we'll meet in the next lecture. In the next lecture we're going to learn about the explanation of photoelectric effect.